स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रसायन बल गतिकी का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बेटा तात्क्षणिक वेग। इसके पहले की क्लास में हमने कल पढ़ा था अभिक्रिया का वेग। तो हमने बताया था कि एक निश्चित समयांतराल में होने वाले अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, एक समयांतराल में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अभिक्रिया का वेग। हमने बताया भी था कि अभिक्रिया का वेग बराबर आपका होता है माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। ये कल के क्लास में आपने पढ़ा था, माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, या यूं कहें तो R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1 भी कह सकते हो इसको। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था अगर हम उत्पाद के अनुसार इस वेग को लिखते थे तो लिखते थे डेल्टा P बटे डेल्टा T। ठीक है, या P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये दो हम कह सकते हैं कि हमारे सूत्र थे अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के लिए। और अभिक्रिया का वेग क्या होता है कल की क्लास में आप विस्तार पूर्वक पढ़ ही चुके हो। कल का क्लास अगर आप नहीं लेंगे तो आज का क्लास भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड है। और केमिकल काइनेटिक्स का हर क्लास पिछले क्लास के ऊपर निर्भर करेगा, ये आप समझ लीजिए। तो वेग तो हमने पढ़ लिया, तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए, जब हम कल चार्ट बनाए थे और हमने कहा था कि यहां पर हम मान लीजिए लिखते थे अभिकारक। ठीक है, एक बार फिर से हमको ही चार्ट बनाना पड़ेगा बेटा, अभिकारक, और यहां पर हम लिख रहे थे उत्पाद। ठीक है, और यहां पर हमने लिखा था समय। हमने कहा था जब समय 0 चल रहा था, ठीक है, समय 0 था तो यहां अभिकारक 10 का 10 था, उत्पाद हमारा उस समय 0 था। जब समय 2 हुआ अभिकारक 8, उत्पाद 2, समय 4 हुआ अभिकारक 6, उत्पाद 4, समय 6 हुआ अभिकारक 4, उत्पाद 2, समय 4 हुआ अभिकारक आपका समय 8 हुआ अभिकारक आपका 2, उत्पाद 8, समय 10 हुआ अभिकारक 0, उत्पाद 10। ये चार्ट कल की क्लास में मैंने बनाया था और आज की क्लास के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो हम कल क्या ज्ञात कर रहे थे, अभिक्रिया का वेग कितने समय में, एक निश्चित समय अंतराल में। जैसे कि 4 सेकंड में अभिक्रिया का वेग कितना होगा, या 8 सेकंड से लेके 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में अभिक्रिया का वेग कितना था, इसको कल के क्लास में हम निर्धारित कर रहे थे। तो वो वेग कहलाता था। तात्क्षणिक वेग क्या कहलाता है, एक निश्चित समय में, करेक्ट टाइम में अभिक्रिया का वेग, वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मान लीजिए आप साइकिल से स्कूल आते हो, साइकिल से मोटरसाइकिल को लेते हैं, मोटरसाइकिल से हम स्कूल आते हैं। ठीक है बेटा, तो मोटरसाइकिल से स्कूल आते हैं और हमारा जो मीटर होता है मोटरसाइकिल का वो बता रहा है कभी 40, कभी 30, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी 50 हो रहा है, कभी 60 हो रहा है, कभी 10 हो जा रहा है। इस तरीके से वो हमारे वेग को बता रहा है कि हम किस वेग से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और उस समय में अगर आप स्कूल पे आ जाते हो और मैं पूछूं बेटा किस स्पीड से आए हो, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि 40 बताऊं कि 60 बताऊं कि 80 बताऊं, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। आप मोटी मोटा बताने का प्रयास करोगे कि सर जी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम आए हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वेग, औसत वेग उसको कहते हैं। एक एवरेज मान लिया जाता है कि न ज्यादा वाला न कम वाला, और एक एवरेज बता दिया जाता है कि 60 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम आए हैं, वो औसत वेग होता है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं पूछूं, आप रास्ते में हो और मैं डायरेक्ट आपके पास फोन कर दूं कि बेटा इस समय बताओ तुम्हारी वेग कितनी है, तो आप करेक्ट बता सकते हो कि इस समय सर जी हमारी वेग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। तो वो जो वेग है एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय पर, भाई 10:55 हो रहे थे, 10:55 पर आपका वेग करेक्ट बता सकते हो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसमें कोई अप डाउन नहीं होगा। तो वो कहलाएगी आपकी तात्क्षणिक वेग।
यानी एक निश्चित समय पर, अंतराल में नहीं कि 2 से 4 सेकंड के बीच में, एक करेक्ट निश्चित समय पर अभिक्रिया की वेग को कहते हैं हम तात्क्षणिक वेग। समझ पा रहे हो बेटा ना? जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे आप मैं पूछता हूं तो आप कहते हो कि 2 से 6 सेकंड के बीच में अभिक्रिया का वेग इतना होगा, तो औसत वेग हो गया। लेकिन मैं कह दूं नहीं एकदम करेक्ट 4 सेकंड में, चौथे सेकंड पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, चौथे सेकंड पर, करेक्ट चौथे सेकंड पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो आप करेक्टली बता सकते हो कि इस समय अभिक्रिया का वेग इतना है। उसमें औसत हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब समय का अंतराल आएगा तभी औसत आएगा, और जब समय करेक्ट रहेगा कि 10:15 पे कितना वेग है तो हम करेक्ट बता सकते हैं। तो एक निश्चित समय पर किसी अभिक्रिया के वेग को हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है, और इसके लिए सूत्र क्या मिलता है, आपने अवकलन पढ़ा होगा, लिमिट पढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा बेटा उसका यूज होता है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है तो प्लीज लिमिट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में लिमिट का यूज होने वाला है, अवकलन का यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री है, मैं मैथ का टीचर तो हूं नहीं, तो मैं डायरेक्टली सूत्र को लिखता हूं कि तात्क्षणिक वेग बराबर होता है माइनस का, इसको यहाँ इसके साथ डी आर लग जाता है, डी लग जाता है। अब डी का मतलब क्या होता है, ये लिमिट पढ़ने वाला, अवकलन पढ़ने वाला बच्चा अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, तो माइनस डी आर बटे आपका हो जाएगा डी टी। यही तात्क्षणिक वेग का सूत्र, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ये जो डेल्टा उल्टा लगता था ना बेटा, इसके जगह पे डी लग जाएगा, तो डी आर बटे डी टी हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक वेग का फार्मूला। ठीक है, या दूसरा फार्मूला कह सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस वाला आर हटाओगे, प्रोडक्ट के हिसाब से लिखोगे तो डीपी बटा डी हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगता था, एक क्लास कल में समझे हम, कल के क्लास में। तो यहाँ पे 2 सूत्र हमको मिल गया कि तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डी आर बटे डी या डीपी बटे डी। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, एक निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपको मस्त समझ में आ रहा होगा, और मेरा प्रयास है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर दे सकूं। तो हेडिंग लगा लीजिए तात्क्षणिक वेग। ठीक है बेटा, हेडिंग लगाइए तात्क्षणिक वेग। बस 1 मिनट में लिखवा रहा हूं तात्क्षणिक वेग। देखिए, किसी निश्चित समय पर अभिकारक, किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को, किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। हो गया बेटा, बस छोटा सा एक डेफिनेशन था। देखिए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है, हमने तात्क्षणिक वेग का अध्ययन कर लिया। एक निश्चित समय पर अभिक्रिया के अभिकारकों के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। और ये सब प्रश्न याद नहीं किए जाते हैं, इसको अपने माइंड में समझने का प्रयास करिए और उसको सेट करने का प्रयास करिए। तो अगला हमारा टॉपिक है बेटा वेग नियम। वेग नियम तथा वेग स्थिरांक। अगला हमारा टॉपिक है वेग नियम तथा वेग स्थिरांक। ठीक है, यानी कि वेग स्थिरांक क्या होता है और वेग नियम क्या होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, ये ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। पिछले चैप्टर में भी इस तरीके के हम उदाहरण ले चुके हैं। ये हम एक अभिक्रिया लिए हैं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये हमारी एक अभिक्रिया है। अच्छा,
अभिक्रिया में ये ABCD क्या है, तो आप जहां समझ सकते हो कि A और B ये हमारे अभिकारक हैं। A और B क्या है बेटा, अभिकारक, और C और D ये हमारे उत्पाद हैं। और ये छोटा वाला जो A है और छोटा वाला B क्या है, उसका गुणांक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक अभिक्रिया लेते हैं H2 + O2 H2O, ऐसे लिखते हैं ना। और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। तो ये जो गुणांक है ये A का मान है, और ये जो इसके पहले अगर कोई गुणांक नहीं 1 है तो इसका मान B का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अभिक्रिया के, इसको कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, गुणांक इसको बोलते हैं। मतलब बेटा स्टोइकियोमेट्रिक तो पढ़े होंगे, हमारा एक वीडियो भी आया था 11वीं में, रस समीकरण मिति का, तो क्या होता है वहां से आप समझ सकते हैं। तो ये रस समीकरण मिति गुणांक है, A B स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d, ये रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। बात समझ में आई बेटा। तो यहां पर हम ये देखते हैं प्रायोगिक तौर पर हम ये पाए हैं। अब यहां पे देखिए कुछ प्रैक्टिकल वैज्ञानिकों ने किया और प्रायोगिक तौर पे उन्होंने क्या देखा, प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि क्या पाया गया, कहा गया कि वेग समानुपाती होता है, वेग समानुपाती होता है यहां पे अभिकारक के रस समीकरण गुणांक के घात के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं। यानी वेग समानुपाती होता है a⁴x और b⁴y। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये बेटा प्रैक्टिकल तौर पे पाया गया है, ऐसा नहीं कि किसी नियम से आया है। प्रायोगिक तौर पे वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट करके इसको दिया है कि वेग समानुपाती होता है a⁴x यानी और b⁴y के, या यूं कहें तो अभिकारकों के सांद्रता के। ठीक है, ये अभिकारक की सांद्रता ही है। आप पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो यहां पर भी हमने इस तरीके के अभिकारक की सांद्रता का कैलकुलेशन किया था। तो सीधे हम लिख देंगे कि जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली तौर पे करके देखा है। और अभिकारकों की सांद्रता को कैसे लिखना है, a⁴x और b⁴y के रूप में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ पर जब इसका गुणांक a है, इसका गुणांक b है, तो हम x और y क्यों लिखते हैं? भाई प्रश्न है ना, इसका गुणांक अगर a है और इसका गुणांक b है तो हम x और y क्यों लिखे हैं? तो बेटा ये प्रैक्टिकली तौर पे करके देखा गया है। x और y, ठीक है, a और b के बराबर हो भी सकते हैं, a और b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब ये जो a है और इसका गुणांक b है, इसके बराबर ये जो घात लगा हुआ हो भी सकता और नहीं भी। कहा नहीं जा सकता, स्पष्टता हम नहीं कह सकते कि a⁴x लिखा है, b⁴y लिखा है, तो क्या ये ax और y इसके बराबर हो सकते हैं? तो प्रैक्टिकली तौर पे करके देखा गया कि कभी कभी बराबर हो जाते हैं और कभी कभी बराबर नहीं भी होते हैं। तो दोनों बातें हैं, ये जान लीजिएगा। तो हम यहाँ पर a भी नहीं लिखेंगे, जो हमको वैज्ञानिकों ने दिया है हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x और y को ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमको मिल गया कि वेग समानुपाती होता है a⁴x गुणे b⁴y की, और ये है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अब आप जानते हैं, अब ये तो बता दिया गया कि x y a b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक नियतांक का हम गुणा करते हैं, और वहां पर ये नियतांक है k, और ये सूत्र हो जाएगा k a⁴x गुणे b⁴y, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो k है वही हमारा कहलाता है बेटा वेग स्थिरांक। क्या कहलाता है बेटा? वेग स्थिरांक। कि हमारा क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो भी आप समझना चाहें। तो वेग स्थिरांक को हमने कैलकुलेट किया है, और यहां से हम अगर चाहें तो वेग स्थिरांक के मान को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं?
यहाँ पर अगर हम चाहें बेटा तो हम निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू वेग बटा, ऐसे निकाल सकते हैं ना, k इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं वेग बटा यहाँ a टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर y। इस तरीके से हम चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेग बराबर आपका क्या हो गया, k a टू द पावर x गुणे b टू द पावर y, या यहाँ पर k इज इक्वल टू वेग बटा a टू द पावर x गुणे b टू द पावर y हो सकता है। और ये वेग स्थिरांक का एक फार्मूला मिल गया। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, इसको तो बाद में हम लिख देंगे कि कौन वेग स्थिरांक है। वेग बराबर k, अच्छा ये हमारी क्या है, सांद्रता है, किसकी, अभिकारक की। तो अभिकारक की सांद्रता को हम r भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये a और ये b क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। तो अभिकारक की सांद्रता को हम r से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर r हो जाएगा, ठीक है बेटा, r, और ये x और y का योगफल ना बेटा, ये n कहलाता है। क्या कहलाता है, n। x और y का योगफल क्या कहलाता है, n कहलाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और n को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं बेटा, अभिक्रिया की कोटि। याद रखिएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिकारकों के गुणांकों के घातों का योगफल। अभिकारकों का जो गुणांक है, रस समीकरण मितीय गुणांक के घातों का, सॉरी रस समीकरण मितीय गुणांकों का योगफल ही कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ रस समीकरण मितीय गुणांक क्या थे, x और y थे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, n, और n क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर वेग इज इक्वल टू क्या सूत्र मिल गया, k गुणे ये अभिकारक की सांद्रता r और उस पर घाते अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमको नया सूत्र मिल जाएगा। वो नया सूत्र क्या है कि k बराबर वेग बटा, k बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, वेग बटा r पर घाते n, और n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। n क्या है बेटा, अभिक्रिया की कोटि है। एक नया सूत्र हमको यहाँ पर मिल गया। एक बार फिर से पूरे हम टॉपिक को समझाते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थोड़ा हम इसको इधर कर देते हैं। हाँ देखिए, हमने पढ़ाया वेग नियम। ठीक है, वेग नियम क्या होता है, तो हमने एक उदाहरण लिया, एक अभिक्रिया लिया, और हमने बताया कि प्रायोगिक तौर पे हमारे वैज्ञानिकों ने पाया कि कोई भी अभिक्रिया का वेग उसके सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है। और इसका सांद्रण हम निकालेंगे कैसे, a टू द पावर x गुणे b टू द पावर y, और a b क्या है, अभिकारक है, ये x y क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। हाँ, ये देखा गया है कि कभी कभी ये भिन्न होते हैं a और b से, तो इसीलिए हमने x और y लिख दिया है। अब यहाँ पर हम जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ेगा, और वो नियतांक हमारा क्या होगा, वो नियतांक हमारा होगा k। तो हमारा सूत्र हो जाएगा वेग बराबर k a टू द पावर x गुणे b टू द पावर y। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, वेग बराबर, यहाँ पर इसको हम सांद्रता है ना, अभिकारकों का सांद्रता ही है, तो अभिकारकों के सांद्रण को हम r से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, r से। तो हमने इनके जगह पे लिख दिया r, और x प्लस वाई, यानी ये दोनों जुटेंगे जब इकट्ठा होंगे, तो x गुणा में घात जुटता है। आपको आपने पढ़ा होगा, गुणा में घात जुटता है, तो x और y जुड़ेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू n होता है। और इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। इसको बाद में भी हम लिखवा देंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो हमने बता भी दिया है कि जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं उसका योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने n लिख दिया। अब k इज इक्वल टू क्या, यानी वेग स्थिरांक का हमारा सूत्र मिल गया कि वेग स्थिरांक बराबर वेग बटा सांद्रण पर घाते अभिक्रिया की कोटि। वेग बटा सांद्रण पर घाते अभिक्रिया की कोटि, और यही हमारा वेग स्थिरांक है, और ये हमारा वेग नियम है। ये क्या है बेटा, वेग नियम। और हमसे कोई पूछे कि वेग नियम क्या है, तो वेग नियम वही होता है बेटा जो ये प्रायोगिक तौर पे देखा गया है कि वेग समानुपाती होता है a टू द पावर x गुणे b टू द पावर y को, और उसी को हम कहते हैं वेग नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी टॉपिक आपको बहुत मस्त समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत होती है तो आप जब हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगा वहां पर भी आप देख सकते हो, तो नोट कर लीजिए बेटा इसको। अभिक्रिया की कोटि, जैसा कि हमने कहा कि अभी मैं लिखवा दूंगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि।
ठीक है, तो लिख लीजिए, एक छोटा सा डेफिनेशन है उसको नोट कर लीजिए। लिखिए, वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योगफल, वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योगफल, वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आइए देखिए बेटा, तो हमने पहले ही बताया ये हमारा क्या है, वेग नियम। हमने लिखा था ना पीछे, वेग नियम क्या है कि वेग समानुपाती होती है अभिक्रियाओं के सांद्रताओं के गुण, अभिक्रियाओं के सांद्रता के, ऐसे कह सकते हैं, अभिक्रिया के सांद्रण के समानुपाती होता है वेग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि। तो हम कहे हैं, अभी अभी लिखवाया हमने कि अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योगफल, यानी कि x प्लस वाई, इसको कहते हैं n। तो n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x प्लस वाई। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि अभिकारक ये है और इसकी घात ये है। अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योगफल के बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब बेटा हमारा अगला स्टेप है कि जो हम k का मान निकाले हैं, वेग स्थिरांक का मान निकाले हैं। हमने वेग बराबर क्या लिखा था, वेग बराबर हमने लिखा था k r टू द पावर n। तो यहां पर हमको k बराबर मिल गया था बेटा वेग बटा r टू द पावर n, ऐसे मिला था ना। इसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा, वेग स्थिरांक। और इस n को क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि का मान कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो हम बता दें n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 बहुत सारे हो सकते हैं। तो n का मान 1 2 3 4 हो सकता है। इसके अलावा भिन्न में भी n के मान हो सकते हैं, भिन्नात्मक भी n का मान हो सकता है। यानी अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्न में भी आ सकता है, जैसे 1/2 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, 4/5 आ सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर अभिक्रिया के कोटि का मान 0 आए तो उसको कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया की कोटि का मान आपका 1 आता है तो उसको बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर 2 आता है तो बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया की कोटि का मान 0 1 2 3 4 आ सकता है, इसके अलावा भिन्न में भी आ सकता है। सबसे पहले बेटा हम आपसे एक बार फिर से पूछना चाहते हैं कि इस क्लास का मोटिव आप समझिए, क्या हम पढ़ रहे हैं, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम ये सब क्या पढ़ते जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसका वेग क्या होता है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन होता है तो किस वेग से परिवर्तन होता है। ठीक है, हम उन्हीं सब चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। पहले तुमको ये पता होना चाहिए हम अध्ययन क्या कर रहे हैं। अब हम लोग क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, अब हम वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। अब वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। तो आइए सबसे पहले हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ढूंढते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटा r टू द पावर n।
सही है ना बेटा। यहाँ पर देखिए के बराबर क्या होगा, वेग बटा आर टू द पावर एन। वेग बराबर क्या होता है, वेग क्या होता है, तो हमने बताया है अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कल के क्लास में पढ़ा था कि समयांतराल में, एक निश्चित समयांतराल में अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम कहते हैं वेग। तो वेग बराबर आपका हो सकता है सांद्रता बटे समय। क्या हो सकता है, सांद्रता बटे समय। आप देखते होंगे डेल्टा आर बटे डेल्टा टी लिखते हैं। आर क्या है, सांद्रता तो ये अभी आपने देखा यहाँ पर आर सांद्रता के जगह पे हमने लिखा है। तो वेग बराबर हो जाएगा सांद्रता बटे समय, ठीक है। और यहां पर आर टू द पावर एन, तो आर पर अभिक्रिया की कोटि कितनी है, शून्य। हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इस जो है कह सकते हैं मात्रक को परिकलित कर रहा है, तो यहां शून्य रख दीजिए। अच्छा आगे बेटा, सांद्रता, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता को का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और यहां पर क्या होगा, ये भी तो सांद्रता है, तो इसको थोड़ा बटा एक करके उल्टा लिख देते हैं। तो यहां हो जाएगा सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय गुणे यहां पर एक बटे सांद्रता हो जाएगा, और इस पर घात 0 हो गया है। सांद्रता पर घात क्या हो गया, 0। 0 क्या होगा, क्योंकि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये मान परिकलित कर रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहां देखिए बेटा, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रता का मात्रक हो गया। समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक क्या हो गया बेटा, सेकेंड, गुणे 1 बटा, ये सांद्रता पर घात 0 है। तो जब सांद्रता पर घात 0 होता है तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब सांद्रता पर घात 0 होता है तो किसी भी संख्या पर या किसी भी पद पर घात 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये तो आप अच्छी तरीके से समझ पढ़े हैं। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या मिल गया, ये मोल, और इस प्रति लीटर को लीटर इनवर्स बोल सकते हो, और उसके बाद ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। या तो हाँ मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो इसको, ऐसे रहने तो मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे हो गया। तो ये हो गया आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा दें, चूंकि वेग स्थिरांक के बराबर होता है वेग बटे सांद्रता पर घात n। वेग क्या होता है, सांद्रता बटे समय होता है। ये भी सांद्रता, इसको उल्टा लिख दिया, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक बात। और इसका सांद्रता पर घात 0 हो गया तो इसका मान 1 हो गया, ये ऊपर ले गए तो मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मात्रक बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपके पास अगर पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे या कह सकते हैं अंशाल होंगे तो देखिएगा कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, और इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारा आज का क्लास आप मन से देख रहे होंगे। इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको नोट करिए। चलिए बेटा, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करने जा रहे हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक ढूंढने जा रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा k इज इक्वल टू वेग बटा क्या हो जाएगा बेटा, r टू द पावर n। वेग क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे समय। सबसे सस्ते सबसे सरल ढंग से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सांद्रता बटे हो गया समय, और r टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, या ये भी तो सांद्रता है, तो सांद्रता पर घाते, या इसको 1 बटा लिख दो ना यहाँ पर, सांद्रता बटे समय गुणे 1 बटा सांद्रता पर घात n, ऐसे। अब सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक, बटे समय का मात्रक सेकेंड, और गुणे 1 बटे सांद्रता मतलब 1 बटे यहाँ पे हो गया मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर का मतलब मोल बटा लीटर,
और यहां भी आप लिख सकते हो ऐसे मोल बटा लीटर। ठीक है बेटा। अब इसका जब गुणा करोगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा। यहां पर ये नीचे है ना, बटा 1 कर दे ऊपर, तो यहां पर हो जाएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा मोल बटा लीटर गुणे सेकेंड, मोल बटा लीटर गुणे सेकेंड। और यहां पर क्या हो जाएगा लीटर गुणे मोल हो जाएगा। तो मोल से मोल बेटा खत्म हो गया, लीटर से लीटर खत्म हो गया, यहां पर हो जाएगा सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। ठीक, बिल्कुल करेक्ट था, हम बिल्कुल सही लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा सस्पेंस था। फिर से समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया की कोटि कैसे, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक बराबर हो जाएगा वेग बटा r⁴n, वेग का मात्रक हो गया सांद्रता, सांद्रता बटे समय हो गया। ठीक है बेटा, वेग बराबर क्या होता है सांद्रता बटा समय। और ये क्या है, इसको ऊपर हमने लिख दिया ऐसे, बटा 1 था उल्टा करके लिख दिया, तो 1 बटा सांद्रता पे घाते n हो गया। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड, गुणे 1 बटा यहां पर हो जाएगा सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। इसको थोड़ा सही रूप में लिख दिया तो सांद्रता को हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर की मात्रक होता है, तो इसको लिख दिए मोल बटा लीटर, और सेकेंड को सेकेंड ही रहने दिया। यहां पर 1 है बेटा, और मोल प्रति लीटर को बटा में लिख दिया, और बटा 1 करके गुणा कर दिया, मोल का गुणा सेकेंड, मोल का गुणा यहाँ पर 1 में हुआ मोल हुआ, और लीटर का गुणा सेकेंड में हुआ लीटर सेकेंड हुआ। यहाँ पर बेटा 1 करके जब गुणा किया तो लीटर बटा मोल हुआ, मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, उत्तर क्या आया बेटा सेकेंड इनवर्स। यानी कि सेकेंड जब ऊपर गया तो क्या हो गया सेकेंड इनवर्स हो गया। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा वेग स्थिरांक का जो इकाई है या मात्रक है वो है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, नोट करिए बेटा। अच्छा देखिए बेटा, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक ढूंढ रहे हैं। तो ये तो फार्मूला सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर 1 बटे सांद्रता पे घाते n कर दिया है। अब यहां पर से चेंज हो जाएगा, सांद्रता का मात्रक मोल बटा लीटर, मोल प्रति लीटर को कैसे लिखोगे मोल बटा लीटर, समय का मात्रक सेकेंड बटा 1 कर दो, गुणे 1 बटे सांद्रता का मात्रक मोल बटा लीटर, और इस पर कितना घात हो जाएगा 2, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना, तो n = क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। अब क्या हो जाने वाला है, यहां पर हो जाएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा मोल बटे लीटर गुणे सेकेंड, मोल बटे लीटर गुणे सेकेंड, गुणे ये क्या है बेटा बटा 1 कर दो इसका, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये लीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा हो जाएगा लीटर स्क्वायर बटे यहां पर क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर। तो 1 मोल से 1 मोल तो खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ लीटर से ये लीटर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, 1 लीटर लेकिन बचेगा और सेकेंड बचेगा, तो ये मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये मोल ऊपर जाने वाला है ना, तो हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और क्या ऊपर जाएगा लीटर, तो लीटर ही है, लीटर लीटर ही रहेगा, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स भी हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अक्सर पूछा जाता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो हमारा वेग स्थिरांक है उसका मात्रक क्या होगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने अच्छी तरीके से बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे कुछ भी दिक्कतें होंगी तो यूट्यूब पर वीडियो अभी कुछ ही समय बाद पड़ जाएगा, वहां से भी आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसको। तो मिलते हैं बेटा कल एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना है। आपको एक सूचना देना है कि अगर आप केमिस्ट्री में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो जो भी आपकी कमजोरियां हैं उसको पहले समझिए कि हमको ये चीज़ें नहीं आ रही है, उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। जैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो केमिस्ट्री में और
अगर उसको इंडिकेट कर लिए हैं कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, उस चैप्टर का बेस का क्या है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, कहाँ से फॉल्टिंग आ रहा है, उसको ढूंढिए और वहाँ से स्टार्ट से पढ़िए, फिर आपका केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका धीरे धीरे ये बेहतर हो ही रहा है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।